Hello students, good morning. Welcome back on my YouTube channel. Today we will start our next chapter, that is friction. Okay, फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन का मतलब होता है घर्षण। तो फ्रिक्शन जो है कहाँ पर लगता है, इसका क्या बेनिफिट है हमारे लिए और क्या इसके जो है साइड इफ़ेक्ट है हमारे जो भी डेली लाइफ है उसके लिए, तो इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत ही ज़रूरी चीज़ भी है और इससे जो है हमारे को कुछ ना कुछ नुकसान भी होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। You might have seen a driver of a car or a truck slowing down the vehicle of traffic signal. You too slow down your bicycle whenever needed by applying the brake. Have you ever thought why a vehicle slow down when the brakes are applied? Not only vehicles, any other moving over the surface of the other object slow down when no external force is applied on it. Finally, it stopped. Have you not seen a moving ball or a ground stopping after some time? Why do you slip when you step on a banana peel? Why it is difficult to walk on a smooth and wet floor? तो देखो, आप डेली लाइफ में ये सारी एक्टिविटीज़ देखते हैं। ठीक है, तो आपने ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर देखा होगा कि किस तरीके से ड्राइवर जो है ब्रेक लगाता है और गाड़ी रुक जाती है। आप भी साइकिल चलाते होंगे तब आपने देखा होगा कि जैसे आप ब्रेक लगाते हैं तो आपकी जो साइकिल है रुक जाती है। ठीक है, पर कई बार आप ऐसा देखते होंगे कि मतलब ब्रेक लगे बिना भी कोई चीज़ें जो है जैसे रुक जाती है। तो जैसे आप खेल रहे हैं बॉल के साथ, तो बॉल थोड़ी देर के लिए दौड़ती हुई जाती है, फिर वो रुक जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब थोड़े टाइम के लिए वो चलेगी, उसके बाद वो अपने आप स्टॉप हो जाएगी। तो उसके पीछे क्या रीज़न है? और एक क्वेश्चन है कि आप जो है कभी बनाना के जो छिलका है उसके ऊपर अगर चलते तो आप कैसे स्लिप हो जाते हैं? और उसके साथ कभी आपने स्मूथ और वेट फ्लोर के ऊपर आप चले होंगे तो आप गिर गए होंगे। जैसे बाथरूम में तेल गिर जाता है या शैम्पू गिर जाता है, उसके ऊपर अगर आप पाँव रखते हो तो आप कैसे गिर जाते हो? तो इसके पीछे क्या रीज़न है? कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें अपने आप स्टॉप हो जाती है, कई बार ऐसा होता है कि आप चल रहे होते हो और आप एकदम से स्लिप हो जाते हो। तो इसके पीछे क्या है रीज़न जिसकी वजह से ये चीज़ें होती है? तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो मतलब इन सब के पीछे क्या है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। कई जगह ज़्यादा लगती है, कई जगह कम लगती है। तो चलो देखते हैं। आपने एक एक्टिविटी करनी है 9.1, जेंटली पुश करनी है एक बुक को ऑन अ टेबल। ठीक है, एक टेबल के ऊपर बुक रखी है, उसको आपने धीरे से पुश करना है। ठीक है, you observe that it stop after moving for some time. Repeat some distance. Repeat this activity pushing the book from the opposite direction. Does the book stop this time too? Can you think of think of an explanation? We can say that a force must be acting on the book opposite its motion. This force is called as the force of friction. तो कभी भी आप देखते होंगे कि आपने एक बुक को अगर टेबल के ऊपर जो है एक जगह से दूसरी जगह उसको थोड़ी सी फोर्स लगाई और बुक आपकी चली गई और उसके बाद वो एक जगह पे रुक जाती है। फिर आपने अपोजिट डायरेक्शन में उस बुक को जो है आप हिलाते हो उसको। ठीक है, तो आप फिर से देखते हो कि एक टाइम के बाद वो रुक जाती है। तो वो क्यों रुकती है? एक्चुअल में जो आपकी बुक है और जो टेबल है उनके बीच में क्या लग रहा है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही है। ठीक है, फ्रिक्शन लग रही है, उनके बीच में जो कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया है वहाँ पर फ्रिक्शन लग रही है, जिसकी वजह से आपकी जो बुक है जितना आपने फोर्स लगाया था उतनी सी ये मूव करेगी, उसके बाद ये स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, you saw that if apply the force along the left, friction act along the right. If you apply the force acting the right, the friction act along the left direction. In both cases the force opposes the motion of the book. The force of friction always opposes the applied force. तो देखो, इन दोनों कंडीशन में अगर आप लेफ्ट से राइट को बुक को करते हैं तो आपकी जो बुक है वो मतलब उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो तो लेफ्ट से राइट लग रही है, पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही है वो राइट से लेफ्ट लग रही है, अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। तो फ्रिक्शन जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजिज द अप्लाइड फोर्स। तो हमेशा जो है अप्लाइड फोर्स को वो अपोज करती है, रोकती है। इन द अबव एक्टिविटी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट बिटवीन द सरफेस ऑफ द बुक एंड द सरफेस ऑफ द टेबल। तो ये जो ऊपर वाली एक्टिविटी है हमें बताती है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है हमेशा सरफेस और जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आपने बुक ली है, कोई और भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, उसके बीच में लगता है। ठीक है, मतलब आप चलते हैं तो आपके पाँव और सरफेस के बीच में लग रहा है। तो आप जो है लिखते हैं तो आपके पेन है और बुक के बीच में लग रहा है। तो ये जो है दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इज़ द फ्रिक्शन इज़ द सेम फॉर ऑल द सरफेसेस? क्या सभी सरफेसेस के लिए फ्रिक्शन सेम है? डज इट डिपेंड अपॉन द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस?
क्या ये डिपेंड करता है स्मूथनेस, सरफेस के स्मूथनेस के ऊपर? लेट अस फाइंड आउट। चलो देखते हैं। तो मतलब इसके पीछे क्या रीज़न है कि फ्रिक्शन जो है क्यों लगती है, कहाँ पर लगती है, कितनी, कहाँ ज़्यादा लगती है, कहाँ कम लगती है। फैक्टर कौन कौन से हैं जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, मतलब तथ्य कौन कौन से हैं। एक्टिविटी 9.2, आपने जो है क्या करना है, एक स्ट्रिंग लेना है और उसको जो है क्या करना है, जो ईंट है उसके साथ जो है उसको बांध देना है। एंड पुल द ब्रिक्स बाय स्प्रिंग बैलेंस। अब आपने क्या लेना है, एक स्प्रिंग बैलेंस लेना है और उससे उसको खींचने की कोशिश करनी है। You need to be apply some forces. Note down the reading on the spring balance when the bricks just begun to move. It give you a measure for the force of friction between the surface of the bricks and the floor. अब जब आप इसको खींचोगे ना तो आप देखोगे जो आपका ये जो स्प्रिंग बैलेंस है, स्प्रिंग बैलेंस के अंदर जो है बीच में मीटर लगा होता है, ठीक है। तो जितनी फोर्स के साथ आप खींच रहे होंगे उतने तक जो है इसका जो मीटर जो है जाएगा, मतलब उतनी फोर्स आप लगा रहे हो। तो आप इसको ईंट को खींचने के लिए जितनी फोर्स लगाओगे वहाँ तक जो है आपका जो मीटर है वो रीडिंग बताएगा। तो उससे आपको पता चलेगा कि कितनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है लग रही है, मतलब कितना जो है आप जोर लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो उसको रोकने के लिए। नाउ रैप अ पीस ऑफ पॉलीथीन अराउंड द ब्रिक्स एंड रिपीट द एक्टिविटी। Do you observe any difference in the reading of the spring balance and above two cases? You might have reason. You might have be the reason for the differences. Repeat this activity by wrapping the piece of the bag around the bricks. What do you observe? अब ये जो एक्टिविटी है ना, इसके लिए आप दूसरी बार आपने क्या करना है, प्लास्टिक शीट लेनी है, उसके ऊपर आपने ईंट रखनी है और उसको खींचने की कोशिश करनी है। फिर आप नोट डाउन करोगे कि जो मीटर है वो कहीं और पर पहुंच जाता है, ठीक है। तीसरी बार आप जो है पेपर पीस भी ले सकते हो, कपड़ा ले सकते हो। तो इस तरीके से डिफरेंट सरफेसेस के ऊपर आप जो है ईंट को रख करके स्प्रिंग से जो है खींच सकते हो। तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सी कंडीशन में जो आपका फोर्स है वो ज़्यादा लग रही है, ठीक है। अगर आप प्लास्टिक का यूज़ करते हो तो स्प्रिंग बैलेंस जो है आपका कम फोर्स के साथ जो है उसको खींच लेगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि प्लास्टिक कैसा होता है, स्मूथ होता है ना, तो आसानी से उसको उस सरफेस के ऊपर आराम से वो खींचा जाएगा। अगर आप कोई रफ सरफेस लेते हैं, जैसे मान लो आपने टिश्यू ये ले लिया, उसको बोलते हैं सैंड पेपर। सैंड पेपर तो देखा होगा ना आपने, पेंटर के पास होता है जो पेंटिंग करने से पहले जो है किसी सरफेस को स्मूथ करने के लिए यूज़ करते हैं। तो आप उसमें देखोगे तो आप जब स्प्रिंग बैलेंस से उसको खींचोगे ना, आप ईंट को खींचोगे तो वो बहुत ही मतलब फोर्स लगानी पड़ेगी तभी वो खींच पाएगा, ठीक है, क्योंकि उसका जो सरफेस है वो बहुत ही रफ होता है। स्प्रिंग बैलेंस जो एक डिवाइस होती है जिसका यूज़ किया जाता है फोर्स को मेज़र करने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है उसको मेज़र करने के लिए। इट कंसिस्ट ऑफ कॉल्ड द स्प्रिंग विच गेट बी स्ट्रेच व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू इट। स्ट्रेचिंग ऑफ द स्प्रिंग इज मेजर्ड बाय द पॉइंटर मूविंग ऑन द ग्रेजुएटेड स्केल। तो जो स्ट्रेचिंग है कितनी हो रही है इसकी पॉइंटर की वजह से, यहाँ पे एक मीटर लगा होता है ना, उसके ऊपर पॉइंटर होता है, उसकी वजह से पता चलता है। द रीडिंग ऑफ द स्केल गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। तो जो रीडिंग है इसके ऊपर वो बताती है मैग्नीट्यूड, मतलब कितना भार के साथ वो फोर्स लग रही है उसको बताती है। नेक्स्ट है एक्टिविटी 9.3, आपने क्या करना है, मेक इंक्लाइन सरफेस ऑन द स्मूथ फ्लोर ऑन अ टेबल। यू मे वी यूज अ वुडन बोर्ड सपोर्टेड बाय द ब्रिक्स और book and put a mark with the pen at any point A on the inclined plane. Now let a pencil cell move down from the point. How far does it move on the table before coming to rest? Note down the distance. Now spread a piece of cloth. अब क्या करना है आपने, एक इंक्लाइन प्लेन सरफेस लेना है, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा सा मतलब ढलान वाला सरफेस बनाना है आपने। इसके लिए आप वुडन बोर्ड का यूज़ कर सकते हो और ईंट का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, और या फिर बुक का यूज़ कर सकते हो। अब आपने उसके ऊपर जो है पेन की हेल्प से एक मार्क बना देना है, ए पॉइंट, ठीक है। अब आपने क्या करना है, पेंसिल सेल लेने हैं और मूव डाउन फ्रॉम द पॉइंट, उस पॉइंट से जो है वो नीचे की तरफ मूव होने चाहिए। हाउ फार डज इट मूव ऑन द टेबल, तो आप देखोगे कि कहाँ तक वो जो है टेबल के ऊपर वो जाती है। नोट डाउन द डिस्टेंस, और आपने डिस्टेंस नोट डाउन करना है। नाउ स्प्रेड अ पीस ऑफ क्लोथ, अब आपने क्या करना है, एक कपड़ा लेना है, उसको उसके ऊपर स्प्रेड करना है टेबल के ऊपर। अब आप जो है देखोगे, मेक श्योर देयर इज़ नो रिंकल ऑन द क्लोथ, ट्राई द एक्टिविटी अगेन। फिर आपने ध्यान रखना है कि जो कपड़ा आप ले रहे हो ना उसके ऊपर कोई जो है रिंकल नहीं होनी चाहिए, झाड़ियाँ नहीं होनी चाहिए। तो इन्होंने जो है सेल का यूज़ किया, पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, किसी राउंड ऑब्जेक्ट का यूज़ कर सकते हो। अब आपने उस एक्टिविटी को रिपीट करना है। सैंड पेपर लेना है फिर आपने, ठीक है,
और इसी तरीके से आपने इसको नोट डाउन करते जाना है। आपने डिस्टेंस मेज़र करते जाना है कि जो आपका बिल्कुल प्लेन सरफेस है वहाँ उस सरफेस के ऊपर जो आपका पेंसिल है या फिर सेल है वो कहाँ पर पहुँचा, जो आपने कपड़े का यूज़ किया तो कहाँ पर पहुँचा, अगर आप सैंड पेपर का यूज़ कर रहे हो तो कहाँ पर पहुँच रहा है, ठीक है। इन विच केस द डिस्टेंस कवर बाय द मिनिमम, तो कौन से केस में सबसे कम डिस्टेंस कवर करेगा आपका जो सेल है या फिर पेंसिल है। वाई इज़ द डिस्टेंस कवर बाय द पेंसिल सेल डिफरेंट एवरी टाइम, तो हर एक टाइम पर ये जो है डिफरेंट क्यों आ रहा है, ट्राई टू रीज़न वाई, डिस्कस द रिजल्ट। डज द डिस्टेंस कवर डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सरफेस ऑन विच सेल मूव्ड, तो क्या किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर वो मूव करता है या डिस्टेंस कवर करता है तो वो क्या वो उस ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच की वजह से वो जो है उसका डिस्टेंस जो है वो चेंज हो रहा है। कुड द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस ऑफ द सेल आल्सो अफेक्ट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट, क्या जो स्मूथनेस है सरफेस की, ठीक है, तो क्या वो जो है उस डिस्टेंस को जो ट्रैवल कर रहा है उसको अफेक्ट करता है। आई शैल ट्राई टू एक्टिविटी बाय रैपिंग द पीस ऑफ सैंड पेपर अराउंड द सेल, अब क्या किया, सैंड पेपर को इसके सेल के अराउंड में रैप कर दिया। फिर उस चीज़ को देखा गया, फ्रिक्शन इज कॉज बाय द इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, तो हमेशा फ्रिक्शन कहाँ डिवॉल्व होती है, जब दो सरफेस के बीच में इरेगुलरिटीज होती है, ठीक है। इवन दो सरफेसेस विच अपीयर वेरी स्मूथ हैव अ लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट irregularities on them. Irregularities on the two surface lock into one another. When we attempt to move any surface, we have to apply a force to overcome interlocking. On rough surfaces, there are a larger number of irregularities, so the force of friction is greater if a rough surface is involved. तो हमेशा जो इरेगुलरिटीज़ होती है ना, वो हमें लगता है कि कोई स्मूथ सरफेस है, इसको इसके ऊपर इरेगुलरिटी नहीं है, ऐसा नहीं होता है, उसके बीच में भी इरेगुलरिटीज़ होती है। मतलब बहुत ही प्लेन सरफेस होगा ना, उसके बीच भी इरेगुलरिटीज़ होंगी, छोटी से छोटी इरेगुलरिटीज़ होती है, ठीक है। और उन्हीं इरेगुलरिटीज़ की वजह से जो है कोई दो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करते हैं, एक दूसरे को इंटरलॉक करते हैं और एक दूसरे को अपोज करते हैं, उसकी फोर्स को अपोज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पिक्चर में दिखाया गया है, तो टेबल और आपकी बुक के सरफेस के बीच में बिल्कुल माइन्यूट सी इरेगुलरिटीज़ है, जिसकी वजह से बुक अगर आप फोर्स लगाते हैं बुक को टेबल के ऊपर तो कुछ समय के बाद वो जो है रुक जाती है, ठीक है। We see that the friction is caused by the interlocking of irregularities in the two surfaces. It is obvious that the force of friction will increases if the two surfaces are pressed harder. तो हमेशा जो इंटरलॉकिंग में इरेगुलरिटीज़ होती है उसी की वजह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगती है, ठीक है। और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो इंक्रीज़ होती जाती है अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को मतलब भार के साथ जो है दबाएगा। जैसे कोई भारी ऑब्जेक्ट है तो उस सरफेस के बीच में और उस ऑब्जेक्ट के बीच में ज़्यादा फ्रिक्शन होगी। यू कैन एक्सपीरियंस इट वेयर ड्रैगिंग अ मैट व्हेन नो बॉडी इज सिटिंग ऑन इट एंड व्हेन अ पर्सन इज सिटिंग ऑन इट, तो इसको आप देख सकते हो कि अगर आपके पास एक मैट है उसके ऊपर कोई नहीं बैठा है तब आप उसको खींचो, तब कैसे वो खींचेगी। अगर आपने उसके ऊपर जो है कोई ऑब्जेक्ट रखा है या फिर कोई बंदा उसके ऊपर बैठा है तब आप उसको खींचो तो उस टाइम जो है कितनी फ्रिक्शन होती है, कितना उसके ऊपर जो है जोर लगाना पड़ता है, ठीक है। रिकॉल योर एक्सपीरियंस व्हेन द लास्ट टाइम यू मूव्ड अ हैवी बॉक्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। If you have no such experience, get that experience now. What is easier, to move the box from rest or to move इट व्हेन इट इज़ ऑलरेडी इन मोशन। तो ये पहले आपने एक्टिविटी कर लिया कि अगर आपके पास एक भारी बॉक्स है उसको अगर आप अकेला जो है उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो तो किस तरीके से मूव करता है, कितने डिस्टेंस तक वो मूव करता है, ठीक है। क्या वो इजी है मूव करना या और डिफ़िकल्ट है, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट पहले से ही मोशन में है, गति में है, चल रहा है, ठीक है, मूव कर रहा है, अगर उसको आप मूव कराते हो तो क्या वो इस आसानी से मूव हो जाएगा या उसके ऊपर भी उतनी ही फोर्स लगानी पड़ेगी। The force required to overcome friction at the instant an object start moving from rest is a measure of static friction. तो ऐसी फोर्स जो रिक्वायर्ड होती है फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए, मतलब फ्रिक्शन है, अभी कोई ऑब्जेक्ट आपका सरफेस के ऊपर है, ठीक है, तो उसके बीच में फ्रिक्शन लगी हुई है, आप उस ऑब्जेक्ट को वहाँ से मूव करा रहे हो, ठीक है, आपने उसके लिए जितनी फोर्स लगाई, ठीक है, और उसकी वजह से आपका जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट से मोशन में आया तो उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट इज अ मेजरमेंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन।
On the other hand, if the force required to keep the object moving with the same speed is a measure of sliding friction. और मान लो कोई ऑब्जेक्ट आपका जो है मूव कर रहा है और आप चाहते हैं कि वो उसी स्पीड के साथ मूव करता रहे, ठीक है। तो उस टाइम जो फोर्स आप लगा रहे हो, जो फ्रिक्शन उसके ऊपर लग रही है, उसको बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। व्हेन द box start sliding, the contact point on surface do not get enough time to lock into the contact point on the floor, so the sliding friction is slightly smaller than the static friction, and you can find it somewhat easier to move the box already in motion when it gets started। और इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट अगर आप देखते हैं कि जो स्लाइडिंग चीज़ है, ठीक है, उसके ऊपर अगर आप थोड़ा सा भी फोर्स लगा रहे हो तो आराम से वो जो है मूव हो रहा है। तो इससे पता चलता है कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होती है वो स्लाइटली छोटी होती है, कम होती है एज़ कम्पेयर टू स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है उसको जब जब हम मूव करवाते हैं तो उस टाइम हमारे को ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका चल रहा है उस टाइम उसको और ज़्यादा आपने जो है चलाते जाना है, तो उस टाइम आपको कम फोर्स लगानी पड़ेगी, तो उसके बीच में जो है फ्रिक्शन कैसी होती है, कम होती है, ठीक है। तो यही रीज़न है कि कोई चलने वाली जो चीज़ है जो मूव कर रही है उसको और स्पीड के साथ चलाना या उसी स्पीड के साथ चलाना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू कोई रुकी हुई चीज़ है उसको आपने एक जगह से दूसरी जगह मूव कराना, ठीक है। तो इसके साथ आपका ये जो टॉपिक है ये यहाँ पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट है फ्रिक्शन एज ए नेसेसरी इविल। तो अभी तक हमने क्या पढ़े, फैक्ट पढ़े कि कौन कौन से फैक्टर है जो आपके फ्रिक्शन के लिए ज़रूरी है। तो आगे वाला जो टॉपिक है फ्रिक्शन एक नेसेसरी इविल है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।